हेलो एंड फ़खर अगले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है मिडिल ईस्ट या मशरिक़ वस्ता जिसको कहा जाता है, वहाँ से। और वहाँ पे इज़राइल भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जॉर्डन भी है, फ़लस्तीन भी है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, टर्की है। लेकिन एकदम से ऐसे हुआ कि अ, ऐसे लगता है कि जैसे ब्लास्ट होता और एकदम से हर चीज़ चेंज हो जाती है, कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। यकीनन जो इनोसेंट लोग हैं, यानी आम सिटीज़न का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हमास क्या कर रहा है या इज़राइल की फ़ौज क्या कर रही है। वो तो अपने काम में मस्त है, हाल में मस्त है, कोई अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई किसी कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ है या बैठी हुई हैं। तो ये चीज़ें, और हम देख रहे थे कि शायद सऊदी अरेबिया के साथ जो कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आ रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि अब हालात बहुत ही नॉर्मल होंगे, यानी थोड़े भी नहीं, बहुत नॉर्मल। और मतलब आई आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, मतलब सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अनफॉर्चुनेट है ये सारा कुछ, जो कुछ हमें आजकल नज़र आ रहा है। हमास ऐसा कर क्यों रही है? ये खामोश होते हैं और एकदम से कोई ऐसी ये चीज़ करते हैं जब इनको लगता है कि शायद अब हालात चेंज हो रहे हैं, और फिर ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिससे उस एरिया के या उस इलाके के या उस रीजन के हालात ख़राब हो जाते हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंस किया कि जो हमारी नॉर्मलाइज़ेशन की पॉलिसी थी, एंथोनी ब्लिंकन को उन्होंने बोला है कि उसको फ़िलहाल हम रोक रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं। ख़ैर एनीवे, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं जॉइन करें सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai, for having me. It's a pleasure. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। मैं आपको अगर सच्ची बात बता दूं, पाकिस्तान में एक शायद बड़ा तबका इस चीज़ को सपोर्ट करे कि जी हमास तो फ़लस्तीनियों का बदला लेता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये ज़मीनें या जो जगह थी, शायद 1948 या 1948 से पहले फ़लस्तीन के रहने वाले लोग सेल आउट करते रहे इज़राइल के। जिस वक़्त शायद इज़राइल बना भी नहीं था या बनने के करीब था, उन्होंने अपने ये इलाके बेचते रहे, वो लोग खरीदते रहे। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन से भी पहले यहाँ पे ज्यूज़ हुआ करते थे। मतलब मुख्तलिफ, सच्ची बात है कि हर कोई, मैंने कहा आपको कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, हिंदुस्तान में भी शायद ऐसा हो, या बाकी दुनिया में भी कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि हमास ने बहुत ज़्यादती की कि बच्चे, ख़वातीन, और कुछ कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं जी, वो तो इज़राइल भी ऐसा करता है। आप थोड़ा-सा एक तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो क्या है? और जो अभी राइट नाउ जो कुछ हुआ या अभी होने जा रहा है या हमें मतलब नज़र आ रहा है, वो उसके हवाले से आपकी क्या टेक, क्या ख़्यालात, क्या ओपिनियन? देखिए, अगर इसके हम हिस्टोरिकल बिकॉज़ कि अगर आप देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके कई लेयर्स हैं ना। एक उसमें है जिसे आप कह लें कि रिलीजियस कन्फ्रंटेशन जो या जूस वर्सेस मुस्लिम है। लेकिन उसमें एक और जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है नेशनलिज्म, राइजिंग नेशनलिज्म ऑफ पैलेस्टीनियंस। वो अपने आप को अरब आइडेंटिटी के साथ पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी के रूप में भी देखना चाहते हैं। राइट, इसीलिए जो सऊदिया या यूएई ब्रोकर्ड पीस है वो उसको तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि आप हम इंडिपेंडेंटली एक पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी भी रखते हैं और आप हमारे फेट का डिसाइड नहीं कर सकते। और राइट, उनकी इस नेशनैलिटी को हवा देता है ईरान, बिकॉज़ कि वो रिलीजियस बिल्कुल, रीज़न से या पैलेस्टाइन को, इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो रही ये बात। देखिए, इसकी हिस्टोरिकल जेनेसिस जो अगर देखा जाए कि इस इलाके में ये कहानी शुरू होती है आपका मोजेस के साथ ना, जो कि इजिप्ट में पैदा हुए। माउंट सिनाई करके एक जगह थी जहाँ पे उनको की 10 कमांडमेंट्स मिले। उसके पहले इजिप्ट में लोग मल्टीपल गॉड्स को पूजा करते थे। जो वहाँ का किंग था फिरौन, वो अपने अपने गॉड्स, और हर ट्राइब उसका अपना अपना देवता होता था। मोजेस उस पूरे सोसाइटी के पार्ट थे, मगर वो स्लेव्स जो होते थे उसके उस समाज से आते थे। उनको जो है 10 कमांडमेंट्स रिवील हुए गॉड से, और वो गॉड ने उनको कहा कि यू शुड गो एंड टेल द पीपल ऑफ इज़राइल कि दे शुड नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड, दे शुड नॉट मेक आइडल्स एंड ऑल दैट। इस टाइप के उनको 10 कमांडमेंट मिले।
और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है मोनोथीइज्म की। तो मोनोथीइज्म ने फिर जो है वहाँ के जितने जो आप आइकन या जिनको कह लें मूर्ति पूजक थे, उनके साथ एक वॉर छिड़ गई और उसके बाद धीरे-धीरे यहूदियों को वहाँ से भागना पड़ा। जो जो मोसेस को मानने वाले थे वो लोग यहूदी कहलाए और उनको वो वहाँ से भागना पड़ा बिकॉज़ कि इजिप्शियंस ने उनके अगेंस्ट में एक्शन करा। फिर वो भाग करके इज़राइल के साइड में आ गए, वहाँ पे वो कुछ दिन रहे, जिसको फर्स्ट एक्सोडस कहते हैं वो। इसका आपको चर्चा मिलेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में कई किताबें हैं, कई लोग कहते हैं 23 है, कई कहते हैं 27 है और न्यू टेस्टामेंट में अराउंड 46 बुक है। तो न्यू टेस्टामेंट जिसको बाइबल कहते हैं, आप ओल्ड टेस्टामेंट को भी बाइबल कहते हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट को इनकॉर्पोरेट करती है अपने अंदर, मतलब कि एडिशन करती है उन बुकों के अलावा। तो वो जो थी वो तो बुकों को जोड़ती है, उसके अलावा कुछ बुक्स और जोड़ देती है, जिसमें गॉस्पल हैं जॉन के, मैथ्यू के और इनके उनके। तो अब ये पॉइंट ये हुआ कि ये जो ड्यूट्रोनॉमी अगर आप पढ़ें उनकी किताब है, तो जी, ड्यूट्रोनॉमी में आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी मिलती है कि कैसे उनको भागना पड़ा। एक्सोडस करके किताब है, उसमें भी आप पढ़ लें, उनको पूरा डिटेल मिल जाता है कि क्यों भागना पड़ा ये इजिप्ट से। फिर उसके बाद दोबारा उनको भागना पड़ा रोमन्स के हाथों। तो वो जो उनका मोनोथीइज्म था वो एक तरीके से स्प्रेड तो हो रहा था, बट उनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी फील करनी पड़ती थी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दोज हु आर पॉलिथीस्ट, स्पेशली यूरोपियन पॉलिथीस्ट आप कह लें। तो धीरे 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 वो भागे वहां से। उसके बाद जो रोमन्स ने उनको भगाया, उसके बाद दैट वाज द एंड ऑफ इट। वो कभी वापस उस सिचुएशन में आ नहीं सके जिस सिचुएशन में आना चाहिए था। इस दौरान हुआ ये कि क्रिश्चियनिटी फैली, इस्लाम फैला। हालांकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मुझे थोड़ी सी ना एक जो है यहूदियों के साथ रिलेशनशिप मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन यहूदी का जो हेट्रेड है वो दोनों रिलीजन में कॉमन पाया गया। यहूदियों से क्रिश्चियंस इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट को जो भी सजा मिली या उनकी जो डेथ हुई, उसके पीछे कारण यहूदी ही थे। और उनका जो राइट, लालची नेचर था, बिजनेस और पैसे का माइंडसेट था, और ये जो कहानी थी, ये कहानी परकोलेट कर गई और हर यहूदी को जो है क्रिश्चियन इसी नज़र से देखता है कि ये मनी माइंडेड होते हैं, ये लोग ऐसे देखने में होते हैं, ये हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं, इनका कोई वो नहीं होता, मॉरलिटी नहीं होती। इस टाइप का एक स्टोरी बन गई। दिस क्रिएटेड एंटीसेमिटिज्म। उसके बाद आया इस्लाम। इस्लाम में भी ये कंटिन्यू रहा, यहाँ तक कि ये तो वर्ड ऑफ गॉड ही बन गया, क्योंकि गॉड ने ही कह दिया कि आप यहूदियों पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ये चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी परसिक्यूशन चारों ओर से होने लगी। अगर कोई राजा अच्छा आ जाता था तो बख्श देता था, अगर वो राजा अच्छा नहीं होता तो उसने तो इनकी वाट लगा देनी थी। फिर हुआ टर्क्स का आना यूरोप में। टर्क्स जब यूरोप में आए, उन्होंने आपका एनाटोलिया को जीता, उसके बाद जो वो बंजंटाइन एम्पायर में वो जीते, फिर क्रूसेड हुआ। तो टर्क्स चूंकि अरब्स नहीं थे, तो उनका यहूदियों के साथ वो रिलेशन नहीं था जो अरबियों का यहूदियों के साथ है। प्रॉफिट मोहम्मद अरबी थे, तो उनका जो यहूदियों के साथ रिलेशन था वो टर्क्स का नहीं हो सकता, क्योंकि टर्क्स का रिलेशन सिर्फ रिलीजियस है। टर्क्स को पता ही नहीं यहूदी कौन होता है, बिकॉज कि उसकी सोसाइटी में यहूदी नाम की कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि प्रॉफिट मोहम्मद जिन लोगों से लड़ रहे थे उनमें से कई लोग तो यहूदी थे, और उनको इवन जो अंत में जिसने जहर दिया वो भी एक महिला यहूदी ही थी। तो अरब्स का यहूदियों के साथ जो रिलेशनशिप है वो टर्क्स का नहीं होगा। इसलिए ऑटोमन एम्पायर के अंदर में यहूदियों के साथ उतना प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। हुआ जरूर, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ, बल्कि कई जगह पे तो उनको प्रोटेक्शन भी मिला। उसका रीजन यही था कि टर्क्स जो थे वो अरब्स नहीं थे, वो इस्लाम को एक्सेप्ट तो कर लिया, बट उनकी वो सोशल हेट्रेड नहीं थी। रिलीजियस कुछ अगर कहीं से आ गई हो, क्योंकि सारा कुछ तो पढ़ने भी नहीं आता था। आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन लिखा क्या है उसको तो जानने में बहुत साल लग जाते हैं ना आपको। तो ये एक रीजन था कि ऑटोमन एम्पायर में इनको रिलेटिवली कम प्रोसिक्यूशन मिला, हालांकि दे स्टिल फेस्ड इट। यूरोप ने इसकी हद कर दी, और 1945 में तो हद ही हो गई जब इन्होंने फाइनल सोल्यूशन की ओर ये बढ़ गया। तो इसी दौरान जो था ना, ये 19वीं शताब्दी में एक किताब लिखी गई थियोडर हर्जल के द्वारा, जो कनाडा में था। उसने कहा कि इनफ इज इनफ, या अमेरिका में था, उसने कहा इनफ इज इनफ। यहूदी एक रिलीजन नहीं है, ये एक नेशन है। ये बहुत बड़ा उसने थ्योरेटिकल शिफ्ट दे दिया। रिलीजन में क्या होता है ना कि कोई भी जुड़ जाता है। मुसलमान तो मैं भी बन सकता हूँ, और क्रिश्चियन आप भी बन सकते हैं, बुद्ध आप भी बन सकते हैं, बुद्ध मैं भी बन सकता हूँ। लेकिन जब आप नेशन कह रहे हो, मैं पठान नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं? आई कैन बी अ जी, मुस्लिम बट आई विल नॉट बी अ पठान। आप समझ रहे हैं? जी, इन्होंने कहा कि यहूदी सिर्फ रिलीजन नहीं है, यहूदी एक नेशन भी है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था।
और जब उन्होंने राइट। यहूदियों को नेशनहुड का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने कहा कि हर नेशन का चूंकि एक स्टेट है, हमें भी हमारा स्टेट दे दो ताकि हम वहां सुरक्षित रहे, अपने हिसाब से जिंदगी बिताए, वरना हमें ये दुनिया छोड़ेगी नहीं। और ये बात उन्होंने 19वीं शताब्दी से रटनी शुरू शुरू की। तो इसको जायनिज्म कहा जाता है क्योंकि माउंट जी, बिल्कुल। जायन में उनका ये सब इस डिमांड को कि यहूदियों का एक लैंड हो, वो उसको जायनिज्म कहा जाता है। खैर, किस्मत इनके फेवर में ये रही कि 1919 में ओटमन अंपायर हार गया और टूट गया। जब ओटमन अंपायर टूटा तो उसका कुछ पार्ट जो था वो ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया, कुछ पार्ट फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया। यूरोप वाला पार्ट फ्रांस के कब्जे में आया, मिडिल ईस्ट वाला पार्ट जो है वो यूके ने अपने कब्जे में लिया। बिल्कुल। तो उसी में उनको पैलेस्टीनियन का भी वो जो लैंड था वो उनके पास आ गया। और उस समय लीग ऑफ नेशन चूंकि बन चुका था तो लीग ऑफ नेशन में एक मैंडेट सिस्टम की व्यवस्था थी, यानी कि आप कॉलोनाइजर हैं तो आप एक मैंडेट चलाएंगे, वहां के सिविल सिस्टम को आप डेवलप करेंगे, डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे, इस टाइप का वो एक सिस्टम आया था टू अवॉइड वॉर एंड ऑल दैट। फिलहाल जब ये मैंडेट सिस्टम में इनको मिल गया, ये ब्रिटेन को पैलेस्टाइन के ऊपर शासन, तो फिर यहूदियों ने, चूंकि उनके यूरोप में काफी पहुंच थी, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात पहुंचानी शुरू की कि भाई हमें हमारा लैंड दे दो, पैलेस्टाइन पे आज आपका कब्जा है, वहां पे हमें आने दो। और उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी संख्या में अंग्रेजों ने यहूदियों को आना एक्सेप्ट करने लगे। इनको एक्सचेंजाई जूस कहते हैं, यानी यूरोपियन जूस जो कि वहां के अरब जूस से अलग थे, और वो आने लगे काफी संख्या में। उसके बाद जब ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके पास उतनी इकोनॉमिक पावर नहीं बची तो उन्होंने ये बात यूनाइटेड नेशन में उठाई। यूनाइटेड नेशन ये बेसिकली यूरोपियन का ही सिस्टम था उस समय, जो नया नया वर्जन ऑफ यूरोपियन था, उसमें 54 कंट्री थे, उसमें मोस्टली तो यूरोपियन ही हुआ करते थे। तो उन्होंने वहां पे एक 2 नेशन का जो सोल्यूशन था वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव कराया। उसमें ये कहा गया, जिसमें अरब शुरू में मान गए कि ठीक है हम 2 नेशन करेंगे, उसमें एक मैप बन गया, उसको ग्रीन लाइन कहते थे। ग्रीन लाइन के ईस्ट वाला तरफ में इसराइल को रहना था, इस वाले तरफ में अरब्स को रहना था। मगर हुआ ये कि अरब जो है, और फिर ये था कि दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एंड देन एंड ऑफ द मैटर सोल्यूशन हो जाएगा। जेरूसलम एक इंटरनेशनल सिटी होगी जो कि कैपिटल होगी पैलेस्टाइन की, जो कि कैपिटल होगी इसराइल की, और कैपिटल होगी वो वर्ल्ड की जितने भी क्रिश्चियन और मुस्लिम देश हैं उन सब की कैपिटल होगी, उसको ये दर्जा मिलेगा। तो वो ना तो इसराइल की होगी ना तो वो पैलेस्टाइन की होगी। ये बात यूनाइटेड नेशन में एग्री कर गई। लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो सारे के सारे अरब कंट्रीज पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। और उन्होंने ये देखा, जब ब्रिटेन उनको छोड़ के जाने लगा तो अरबों ने ये डिसाइड किया कि इनके ऊपर अटैक करो और इनको यहां से निकालो। लेकिन टू देयर डिसमे, चूंकि ये यूरोपियन जो आए थे, यूरोपियन जो अरबी थे, ये यूरोपियन माइंडसेट लेके आए थे, यूरोपियन साइंस टेक्नोलॉजी वेपन इनके चलाने आते थे। तो इन्होंने अरबियों को उठा के पटक दिया 1947-48 में, और अनफॉर्चुनेटली जो लैंड इनको यूनाइटेड नेशन ने दिया था ये उससे भी ज्यादा कब्जा कर गए। उसके बाद और सिचुएशन खराब हो गई 1967 में, जब 6 दिन का हाँ। वॉर हुआ, जब इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान ने इनके ऊपर कंसर्टेड एफर्ट किया तो उन्होंने उसमें भी उन तीनों को हरा दिया। और जो जॉर्डन जेरूसलम को कंट्रोल करता था वो भी लैंड ये लेके गैस करके बैठ गए। तो देखिए ये मतलब ये जेरूसलम इनके कब्जे में आ गया। और उसके बाद आपने देखा होगा 2020 में ट्रंप ने जो अब्राहम अकॉर्ड किया, हाँ। उसमें ट्रंप ने ये साइन कर दिया था कि जेरूसलम जो है अब इजराइल की कैपिटल होगी, तेल अवीव से शिफ्ट हो जाएगा, और सारा का सारा अमेरिकन जो एम्बेसी है वो भी तेल अवीव से शिफ्ट होकर के हाँ। अब जेरूसलम में चला जाएगा। इसको अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये भी एक बात उठा गई बिल्कुल। थी। तो देखिए एक बात मैं, अब चूंकि ये मैंने जब बैकग्राउंड बता दिया, एक बात तो मैं जी। बताऊं कि पैलेस्टीनियंस का कॉज है, उनकी ग्रीवियांसेस हैं और वो जेन्युइन हैं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि जिस तरीके से वो ग्रीवियांसेस को बार बार उठा रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। जैसे 1947-48 में जब 2 नेशन 2 स्टेट पे वो एग्री कर गए थे, पीछे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलिए वो चले बिल्कुल। गए। उसके बाद भी जब आप धीरे धीरे पीस प्रोसेस को आगे लेके बढ़ा रहे हो, इसराइली आज की डेट में एक 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 रियलिटी है। अब ये कहना कि ये मुस्लिम लैंड है, मैं इसको ना बहुत सही नहीं मानता। तुर्की जी। जहां बैठा हुआ है आज की डेट में वो यूरोपियंस का लैंड है, मगर वहां पे टर्क्स राज करते हैं। हाँ। आई एम सो सॉरी। आज इसको जी। आप टर्की कहते हैं, ये कोई ये तो सलकुच जो टर्क्स हैं सेंट्रल एशिया के, वहां बैठ के राज कर रहे हैं। यूरोप का लैंड गया ना उनके हाथ से, आज वहां जी। यूरोपियंस तो नहीं बैठे हुए हैं। जी। उसी तरीके से अगर आप विक्ट्री को कहोगे
कि विक्ट्री के हिसाब से इस्लामिक लैंड डिटरमाइन होती है, तो फिर 1947 में हरा दिया, 1948 में आपको हरा दिया, 1967 में आपको हरा दिया। अगर आपका क्लेम ये है कि इस्लामिक लैंड विक्ट्री से होता है, कि हमने इंडिया को जीता तो इस्लामिक लैंड हो गया, अफगानिस्तान को जीता तो इस्लामिक लैंड हो गया, और बाकी किसी की लैंड नहीं है, सिर्फ इस्लामिक लैंड है विक्ट्री के हिसाब से, तो फिर आप हर जगह जो जो जीता गया उसकी लैंड आप फिर मानते जाओ ना। फिर इजराइल ने तो आपको 3 बार हरा दिया है, तो फिर वो तो जूइश लैंड हो गया आपके प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर विक्ट्री और कॉन्क्वेस्ट से लैंड बनाई जाती है। तो ये थोड़ी सी जो माइंडसेट है ना कि वो मुस्लिम लैंड है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, और वो ये है कि इस वक्त एक अजीब किस्म की एक अफरा तफरी वाली सिचुएशन है। हमास जो भी करता है, उनके वो लड़ते हैं या नहीं लड़ते, लेकिन मरता तो आम फ़लस्तीनी है। अगर आज गज़ा को जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है इज़राइल के कि उसको इनसर्कल कर दो और सारी चीज़ें, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी या बाकी जो फूड है वो बंद कर दो, तो उसमें तो नुकसान एक आम फ़लस्तीनी को ज़्यादा हो रहा है। और अगर क्या आपको नहीं लगता कि अगर सऊदी अरेबिया के हालात ठीक हो जाते इज़राइल के साथ, तो ये डिस्प्यूट शायद आसानी से सॉर्ट आउट हो सकता था? नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना कि पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म हैज टेकन ओवर। जैसे सीरिया और इजिप्ट दोनों अरब कंट्री अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कहा हम एक साथ रहेंगे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा, लेकिन 7 साल के अंदर या 3 साल के अंदर अलग हो गए। तो ये अरब तो हैं, पैलेस्टीनियंस कहते हैं वी आर अरब, इसमें कोई शक नहीं, बट वो कहते हैं वी आर पैलेस्टीनियंस आल्सो। तो अगर सऊदिया चाह भी जाओ, सऊदिया तो चाह ही रहा है भाई, आईए यूए बना दिया, I2U2 बना दिया, उसके बाद अभी वो कॉरिडोर निकाल रहे थे, सब तो वो कर ही रहे थे पीस प्रोसेस के थ्रू, उन्होंने तो सब काम किया। ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसको हवा देता है कतर और ईरान। ये एक प्रॉब्लम का घर है। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ वो मुझे कहना चाहिए फॉर ऑल फेयरनेस, कि इजराइल के लोगों ने जाति की है, उन्होंने सेटलिंग के थ्रू जो एरियाज, भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस आया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, इन्होंने बड़े बड़े वॉल क्रिएट कर दिए थे, अरबी इलाके को डिवाइड कर दिया था, वो जो इजरायली जो भी रीजन रहा हो, जो लैंड इनको मिला था ये उससे ज्यादा लैंड ले गए। अब ये बात भाई आप कह लो कि ठीक है वहां पे यहूदी रहते थे, लेकिन ये भी सच है कि वहां पे पैलेस्टीनियंस भी रहते थे, तो आपको 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ही जाना होगा। आप 1 स्टेट नहीं बना सकते उसको, या पैलेस्टीनियंस का सारा लैंड आप नहीं ले सकते। लेकिन तो नेतन्याहू ने अभी रिसेंटली तो सितंबर में कहा कि भाई ग्रेटर इजराइल, तो व्हाट डज इट मीन बाय, क्या वो कहते हैं कि यार यहाँ पे फलस्तीनी नहीं होंगे, इनको खत्म किया जाए, या जो भी उसका क्या फिर सोल्यूशन होगा? ये मैं वही कह रहा हूँ ना, जो ये सेटलमेंट कर रहे हैं, जो सेटलर्स और कॉलोनीज बना रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है भाई, इसको तो जो सच है वो कहना पड़ेगा ना। तो आप धीरे धीरे इजराइल की, अरे पैलेस्टाइन की बहुत सी टेरिटरी आप खा गए, वहां पे आपने सेटलर्स बना दिए, वहां पे आपने कॉलोनी बना दी, और फिर आप उसको जो है एक दीवार से उस कनक्लेव कर देते हो, घेर देते हो कि वहां पे कुछ ना हो। तो एक तरीके का इंजस्टिस हो रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ। इसमें वो बात भाई जो है, चूंकि मेरी भी लैंड गई है, तो मैं जानता हूं जो मेरा लैंड अगर कोई ले जा रहा है तो उसका दुख मैं समझ सकता हूं ना। तो पैलेस्टीनियन का लैंड उनसे ले लिया गया, तो वो एक जो ये जो ग्रेटर इजराइल की मानसिकता है, या जो एक्सटेंशन के, इवन आप अगर ना कुछ नहीं करें, आप अगर किताब पढ़ लें, देयर इज अ बुक बाय डेविड क्रिज्मर, और मैं उस किताब को लोगों से कहूंगा वो पढ़े, द ऑक्यूपेशन ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ऑन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने कहा कि हम जो कई टेरिटरी जो इन्होंने बाद में हासिल की है, कि उसका स्टेटस क्या है, उसको हम किस तरीके से, कौन सा लॉ लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल ने कहा कि भाई हम इसको एक इजरायली स्टेटस, वो ऑक्यूपेशन वाला टेरिटरी मानेंगे, और हम सारे के सारे वो लॉ लगाएंगे जो कि एक ऑक्यूपेशन के लॉ लगते हैं। आपको मैं चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के उनके केसेस पढ़ दूंगा जो इजराइल के हैं। उन्होंने ये बात कही कि भाई वी विल अप्लाई द लॉज ऑफ इजराइल नहीं लगाएंगे, हम इंटरनेशनल लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन लगाएंगे, बिकॉज these are occupying territory. मैं कोट कर देता हूं, the Supreme Court's decision relating to the occupied territory constitute a unique body of case law on the international law of belligerent occupation. इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और क्या कहा ये भी मैं पढ़ देता हूं। सॉरी, The judicial review by Israel's highest court has not only provided a form of redressal for the grievance of area
inhabitants and safeguard for their rights. It has also provided a powerful symbol and reminder to the officials of the military government and civil administration of the supremacy of जी law and legal institution and of the omnipresence of the rule of law. That means सुप्रीम जी कोर्ट उनका कह रहा है कि जो लैंड आपने ले लिया है, उस केसेस के नाम है द्विकात वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, उन्होंने कहा कि ये हम आपको इजरायली टेरिटरी नहीं मानेंगे, ये टेरिटरी ऑक्यूपाइड है, आपको यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन लगेगा, आप हम्म इजरायली लॉ नहीं लगा पाओगे। ये तो इजराइल की कोर्ट्स जी कह रही है। सही आप समझ रहे हैं, राइट जो इजराइल बिल्कुल का ठीक लैंड था उससे ज्यादा जो ये लैंड लेते चले गए। जब केस वहां पे ये आया कि यहाँ के लोगों के ऊपर क्या इजराइल का लॉ लगेगा, क्या इजराइल के टैक्सेस लगेंगे, क्या इजराइल का लॉ प्रोटेक्शन उनको करेगा, क्योंकि ये इजरायली तो नहीं है, तो ये टेरिटरी का क्या स्टेटस है, क्या इजराइल ने जीतने के बाद हम्म इसको इजराइल बना दिया। तो जब उनका इंटरनेशनल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इजराइल के कि नहीं, हम इसको इजरायली टेरिटरी नहीं मानेंगे, ऑन द नहीं मानते कॉन्ट्ररी इसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी मानेंगे, तो फाइन अब आप क्या इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट से भी तो ऊपर नहीं जाओगे ना। तो देयर बिल्कुल इज अ सही केस फॉर पैलेस्टाइन, देयर इज अ केस फॉर इजराइल हम्म जूइश आल्सो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पैलेस्टीनियंस के पास एक पॉइंट है कि उनकी टेरिटरीज ली गई जो मोर देन इट शुड हैव गॉन टू देम। अच्छा डॉक्टर साहब दो चीजें हैं, एक तो ये कि भारत का स्टांस कि भाई हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं और ये सारा कुछ है, तो फिर ये डिस्प्यूट कैसे खत्म होगा? अमेरिका भी यही कहता है, सऊदी अरेबिया ने चलें उनके साथ बात खत्म कर दी, जो सेटलमेंट्स हो रही थी सारा कुछ, ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, यूनाइटेड नेशन ने भी जो अभी एक मीटिंग की है वो भी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, बंद कमरा इजलास हुआ। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? यही होता रहेगा कि 2 महीने, 6 महीने, साल बाद इस तरह की कोई चीज़ें होंगी और उसमें लोग मरेंगे, फिर इज़राइल कहेगा जी हम बमबारी करेंगे, और क्योंकि हमें सपोर्ट हासिल है दुनिया भर की और हमारे पास यकीनन एक बड़ी ताकत भी है। क्या सॉल्यूशन है फिर ये सारी चीज़ें? नहीं, देखिए, इंडिया ने हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया है, इंडिया ने जी, हमेशा हर जगह पे इजराइल के अगेंस्ट में यूएन में वोट किया है। बट राइट, इस बार जो तरीका अपनाया हमास ने, हम ये कह रहे हैं कि हम टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करेंगे। तुम ओके, कोई म्यूजिक पार्टी हो रही है, वहां से लड़कियों को उठा रहे हो, नंगा उनको परेड कर रहे हो, कोई भी कॉज बिल्कुल, हो, यस, ये नहीं जस्टिफाइड किया जा सकता कि किसी लड़की को उठा करके और नेकेड करके तुम उसकी बॉडी को शो या, ऑफ करो। ये कौन सा लॉ है भाई? ये कैसा या, तुम्हारा जस्टिफाइड कॉज है? तो राइट, व्हाट वी आर सेइंग कि कोई भी कॉज हो, आप उसके लिए हुँ, ये नहीं कर, बिकॉज हमारे यूएन में जितनी भी आपने वोटिंग हमारा देख ले, एज एज रिसेंट एज 221 मोदी जी ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट करवाया है कि हम पैलेस्टाइन और टू स्टेट ओके, स्टेट का सोल्यूशन हम चाहते हैं। बट अगर हम आज ये कह दें कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, तो वी विल बी बेसिकली अलाउइंग दिस वॉर। ये हुँ, जो हमास कर रहा है, तो वो नहीं अलाउ किया जा सकता किसी भी कीमत पे। फिर मैं भी होता, मेरी मेरी मैं जूस के साथ भी सिंपैथाइज करता हूँ और मैं उनके साथ भी, बिकॉज मैंने पढ़ाई करी और ओके, एज अ स्कॉलर आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। मैं इमोशंस के हिसाब से नहीं जाऊंगा। तो मैं बिल्कुल जानता सही, हूँ कि बिल्कुल, पैलेस्टीनियंस के पास ग्रीवियंसेस है, उनका जस्ट ग्रीवियंस है, उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और इसराइल को हुँ। भी ये बात समझनी चाहिए कि वो सारा का सारा टेरिटरी नहीं खा सकते हैं, और आपको अंत में ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमास क्योंकि लबनान भी सपोर्ट करता है और यकीनन सबसे बड़ा सपोर्टर उसका ईरान है, अपने का कतर है। ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनके पास एक ताकत है, पैसा भी है उनके पास और नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत हैं। तो क्या इनसे ये बात हो सकती है कि भई इस चीज़ को हमने हल करना है, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन के रोल पे भी तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं कि वो भी तो मतलब शायद नहीं कुछ कर पाता, जिस काम के लिए इदारा बना था 1945 बल्कि वो 45। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 48 अक्टूबर 48 में, तो वो भी तो रोल प्ले नहीं कर रहा ना। दुनिया का कौन सा डिस्प्यूट है कि इन्होंने अभी तक हमने देखा हो कि उन्होंने कहा हो कि हाँ यार हमने इसको सॉर्ट आउट कर। ये एक जिरगा सिस्टम है ना, एक बड़ी पावर है इसके पास, पूरी दुनिया बैठी हुई है वहां पर, और उसके बावजूद इस तरह की कोई चीजें नहीं होती। वो जिसे कहते हैं माइट इज राइट वाला रूल है। अगर इसराइल के हाथ में डंडा है तो उनका चलता है, उनकी चलती है, सऊदी अरेबिया के हाथ में डंडा है तो उनकी चल जाएगी, पाकिस्तान के हाथ में अगर डंडा है तो उनकी चल जाएगी। नहीं, ये यूनाइटेड नेशन के लिए सही एनालिसिस नहीं है। यूएन इज नॉट अ बॉडी जी, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, यूएन इज अ राइट, बॉडी सिंपली टू प्रिवेंट वॉर। अगर ओके, आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो आईसीजे में जाइए, केस दीजिए, और आईसीजे आपका वहां डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करेगा, लीगली राइट, जो भी होगा। यूनाइटेड नेशन का काम, आईसीजे उसी का पार्ट है।
लेकिन अगर आप सोचिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मैटर डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, नहीं। हुँ, आप आर्टिकल 25 यूएन चार्टर पढ़े। आर्टिकल जी। 25 कहता है द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन हुँ, पीस एंड ऑर्डर। ये एक पुलिस फोर्स है एट द मोस्ट। राइट, इससे ज्यादा उनके पास कोई पावर नहीं है। वो ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि कश्मीर इंडिया का है या पाकिस्तान का है। वो ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि इसराइल जो है वो सही कर हुँ, रहा है या गलत कर रहा है। ये उनके पास पावर ही नहीं है। ये पावर तो आईसीजे के पास है, और आईसीजे हुँ, में लोग जाते नहीं है फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। तो अब तो ये ओके, यूनाइटेड नेशन के साथ इनजस्टिस हो जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट के साथ ओके, इनजस्टिस हो जाएगी। लेकिन ये बात भी सही है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन है उसको पैलेस्टीनियंस ने पहले एक्सेप्ट करके और फिर रिजेक्ट कर दिया। ये गलती उन्होंने की है। जब उन्होंने हुँ, 1948 में फाइन, एक्सेप्ट कर दिया था, 47 में, कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, इसराइल बन चुका है, एक रियलिटी हो चुकी है, इनके साथ जाती हुई है, हम इनके साथ रहेंगे को एग्जिस्टेंस में। ये बैक ट्रैक कर गए और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि यू हैव लॉस्ट, इजराइलीज लॉस्ट द फेथ कि आपने प्रॉमिस किया, फिर आपने वॉर कर दिया, फिर उसके बाद 1967 में वॉर कर दिया, फिर उसके बाद आप दूसरे वॉर किए। तो धीरे धीरे इसराइलीज के मन में, हुँ, मैं इसराइल में रहा हूं, उनके मन में यह है कि ये टू स्टेट कभी नहीं मानेंगे। एक नॉर्मल ओके, इजरायली जो कि हार्ड कोर है, जो कि जिसको आप राइट विंग इजरायली कह लें, वो ये मानता है कि पैलेस्टीनियन टू स्टेट कभी नहीं मानेंगे। और उसकी रीजन ये है कि जब वो ईरान के साथ हमास जुड़ जाता है, तो ईरान उसमें हमास की नेशनल फीलिंग को रिलीजियस टिंज दे देता है। वो ये ओह! कहता है कि यहूदियों को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो सही, बेसिकली इसराइल और इनकी जो पैलेस्टीनियन की डिस्प्यूट नेशनल है, लेकिन ईरान और कतर का इन्वॉल्वमेंट इसको रिलीजियस बना देता है। आप समझ लेकिन रहे हैं? जी बिल्कुल, एक आखिर में 2 छोटी चीज़ें, एक तो ये कि नेतन्याहू की जो बका की बात है, बड़ा टफ टाइम मिला, बड़े सारे एहतजाज भी उनके खिलाफ हुए, एक पॉइंट ये। और द सेकंड थिंग इज़ कि इस वक़्त क्या इस हमले की क्या मतलब आपको रीज़न्स नज़र आते हैं कि इन्होंने एकदम से ऐसी कोई चीज़ की? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको जिस तरह बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रहा था कि शायद थोड़ी-सी बेहतरी की तरफ जा रही है, और हमने ये भी सुना है कि बहुत मेजॉरिटी फ़लस्तीन के जो लोग हैं, वो हमास को सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन उनके हाथ में गन है। शायद वो एक अलग खौफ होता है, वो ना आप कुछ कह सकते हैं, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ, हम बोल तो सकते हैं, लेकिन उनका मुकाबला कैसे किया जाए? देखिए, ये तो बात सही है ना। हमास को तो ईरान और कतर यूज करते हैं सऊदिया के अगेंस्ट में भी। बिल्कुल किया। Hamas is a tool to या set the record straight with the Saudi and UAE। जब उनको एग्री। चुप कराना होता है, वो जब इस एरिया वेस्ट एशिया के चौधराहट शुरू करते हैं, तो वो एक ये फुसका छोड़ देंगे और उसके बाद ये साइड में हो जाते हैं। वरना अगर आप हुँ, यूएई और सऊदिया पे छोड़ दिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये कह देंगे टू स्टेट को हम मानते हैं। और आप यही कहा, सऊदिया का जो बयान आया है, उन्होंने यही कहा है कि भाई हम पीस प्रोसेस को शुरू करेंगे। या और अभी ये सारे के सारे, ये जब जो हमने काम कर रहे थे, ये कॉरिडोर, ये सब हम बंद करते हैं, इसको टेम्पररी हम स्थगित कर रहे हैं, और हम टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं इसराइल को बाहर निकाल दो, जो कि ईरान कहता है। तो ये दिक्कत ये है कि हमास के लोग जो है ना, दे प्ले इन द हैंड्स ऑफ दिस थिंग, और उनको रिलीजियस जो हुँ, जो उसको टेस्टोस्टेरोन दे देते हैं, तो मामला बिगड़ जाता है। तो मैं ये फिर से कहूंगा कि ये समझना पड़ेगा, ये एक साइक का खेल हो गया है। इजरायली इनके ऊपर भरोसा नहीं करते कि ये कभी भी करेंगे, इसलिए वो टेरिटरी खाते और चले जाते अच्छा, एक नेतन्याहू के हवाले से बताना है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हवाले से, और दूसरा ये कि इस अटैक का फ़ायदा, वो फ़ायदा नहीं किया इतने लोग उसने मार दिए और इतने लोग इसने मार दिए, वो वाला फ़ायदा नहीं किया लॉन्ग टर्म। क्योंकि इस वक़्त जैसे ही ये अटैक हुआ है, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ 4.5% बढ़ी हैं, या इस तरह की और चीज़ें हुई हैं, डाउन हो रही थी। इसका भी तो इंटरनेशनली बहुत सारे गेम्स खेली जाती हैं, वो कोई भी खेल रहा हो। हैं। मैं अब देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे तो मैं नहीं जाऊंगा। इसमें यह है कि एक जी। नाराजगी नेतन्याहू से ये थी कि अभी जब नेतन्याहू जनरल असेंबली में गए थे बोलने, तो उन्होंने इसराइल का एक मैप दिखाया था और कहा था कि ये जी, मैप यहाँ ग्रेटर इज़राइल का। पे। तो ये सब नहीं करना चाहिए ना आपको। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, फकर भाई, दोनों के पास जेन्युइन कॉज है, यहूदियों के पास भी फाइन, जेन्युइन कॉज है, फाइन। मगर पैलेस्टीनियंस के पास भी जेन्युइन कॉज है। अब आप अगर उन पे विश्वास नहीं करते, पर आप भी अब वही कह रहे हो जिस वजह से आप उन पे विश्वास नहीं करते, जब आप अपना ये कह रहे हो कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, तो आप भी तो यूएन का मुआहदा तोड़ दो ना, हुँ, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का फाइन। हक तो है वहां पे, उनकी जमीन तो है ही है।
आपकी भी ज़मीन है, हुँ। उनकी भी ज़मीन है, ये सब बातों सही, से सही। तो कोई अंत नहीं, अंत में आपको रहना तो है वहाँ पे ना, पर आप उसको किस तरीके से इस तरीके से डरा फाइन, करके इट्स साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि फाइन। यहूदी ये सोचते हैं कि हमास पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उसका रीज़न है क्योंकि हर 2 दिन बाद ईरान का एक स्टेटमेंट आएगा, डेथ टू इज़राइल, डेथ टू इज़राइल, या, डेथ टू इज़राइल, या, या हम बम या। बना रहे हैं, इसकी वजह से वो सीज़ में रहते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया को लेके सीज़ में रहता है, जो बिल्कुल वो सही। थ्रेट है कि वो डरता है जिस तरीके से, वो इज़राइल का है। तो वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर चाहता, तो वो अपना हुँ, टेरिटरी बढ़ाना चाहता है ताकि हमारे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दे सकें। हम अब फाइन। हमास क्या कर रहा है कि हमास उनके हाथ में प्ले करता है, क्या नाम है, ईरान के और कतर के हाथों में, क्योंकि पैसा और गन तो वही देने वाले हैं, वरना बेशक, हमास के पास तो खाने बिल्कुल। के पैसे नहीं है, कहाँ से तुम ले आओगे गन और इतनी सोफिस्टिकेटेड पैराग्लाइडिंग ये सब कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? बिल्कुल ठीक। कैसे तुम अफोर्ड कर पा रहे हो? वो जो गाड़ियाँ थी 4-4 पहियों वाली, और ये तो बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ थी भई, वो तो कोई ला के नो दिया ना डाउट आपको। अबाउट दैट, नो तो डाउट पॉइंट अबाउट। ये है कि ये एक पॉलिटिको रिलीजियस प्रॉब्लम बन गया है, जिसमें कि पार्टीज एक दूसरे के ऊपर टेस्ट नहीं करती, और अच्छा, ईरान को इसमें मेन प्लेयर मान के ठंडा करना पड़ेगा। एक चीज़ लास्ट में सिर्फ़ शॉर्ट सा कमेंट सर आपका चाहूँगा, और वो ये है कि इज़राइल की मोसाद इतनी बड़ी एजेंसी मानी जाती है दुनिया की, स्पाई एजेंसी। उनको कानो-कान खबर कैसे नहीं हुई? ये बड़ा मेरे लिए हैरानकुन था। यकीनन अमेरिकन सीआईए भी उनको रिपोर्ट्स देती होंगी, शेयरिंग करते हैं एक-दूसरे के साथ इंटेलिजेंस की। अब लेकिन उनको खबर कैसे नहीं हुई इन सारी चीज़ों की? आखिर देखिए, ये कोई एक दिन की प्लानिंग तो नहीं हुई होगी? मैं इस पे बड़ा बिलीव नहीं करता, ये मोसाद बहुत बड़ी अच्छा, एजेंसी है, ये बड़ी एजेंसी, ये सब जी, फ़िल्मों में, कहानियों में और लोगों को न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए तो ठीक होता है। बिना अमेरिका सही, के और बिना यूरोपियन सपोर्ट के इज़राइल एक दिन नहीं टिक सकता। तो ओके। जो भी उनकी जो आती है वो सीआईए का नेटवर्क है, वो उसमें चूँकि वो लोकली प्रेज़ेंट है, तो वो उसमें भले एक समझ लीजिए कि थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते होंगे। बट जो भी हुँ, कैपेबिलिटी है डिफेंस की, ओसामा बिन लादेन को 8 बिलियन लोग में ढूँढ के मारने का गट सीआईए रखता है, मोसाद नहीं रखता। ठीक है ना? मोसाद के हुँ, पास इतनी इतनी फैसिलिटी भी नहीं है। ठीक है ना? सही, मगर मोसाद को सारी सुविधाएँ मिलती है। सीआईए मीन्स मोसाद, मोसाद मीन्स सीआईए, यही दोनों एक बिल्कुल, दूसरे के अल्टर ईगो है। तो बिल्कुल ठीक है। अमेरिका उस इलाके में ये बात देखिए, 3 चीज़ें की जाती हैं कि जूस आर वेरी गुड साइंटिफिकली दिस एंड दैट, क्यों? क्योंकि या उनकी जो अभी तक वो बनाई गई थी जो इमेज कि ये पैसे के लालची होते हैं, ये मनी माइंडेड होते हैं, ये लोग सेल्फिश होते हैं, उससे निकालने के लिए ये पीआर एक्सरसाइज की जा रही है कि दे आर वेरी ब्रिलियंट और टेक्नोलॉजिकली और ये और वो, भाई ऐसे हर जगह पे लोग मिल जाएंगे आपको। कोई कम्युनिटी या हुँ, रिलीजन मैं नहीं मानता कि इंटेलिजेंट होती है, ठीक है ना? बट ये पीआर ओके, एक्सरसाइज है ताकि सही, एंटीसेमिटिज्म को काउंटर किया जा सके कि भाई फाइन, नहीं नहीं, ये ठीक, लोग तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, मनी माइंडेड नहीं है। दूसरा ये कि जैसे वही है कि आईएसआई दुनिया की नंबर वन वो है, अरे भाई कोई नहीं होता, किसी का दिन लग चल गया तो लग चल गया, बिल्कुल इनके ठीक, साथ वेस्ट खड़ा है। ये समझ लीजिए कि ओके, इज़राइल जो है वो मिडिल ईस्ट में या सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में एक यूरोपियन कंट्री है। मैं जब इज़राइल गया हुँ, ना, तो मैं जब तेल अवीव एयरपोर्ट से नीचे ही ट्रेन का वो है, स्टेशन है। मैं जब उसमें बैठा ना, तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मुझे लगा मैं जर्मनी में हूँ, क्योंकि मैं उसी ट्रेन से जर्मनी में जाता आता था जो कि वहाँ पे यूज़ हो रहा था। सेम ट्रेन बिल्कुल जर्मनी सही, ने उनको दिया हुआ है। तो यूरोप की जो इंटेलिजेंस है, यूरोप का गिल्ट जो है वो यहूदियों को लेके, ये उनको सस्टेन करता है। भई आप देखें, ओके, अभी ये वॉर हुआ है और मेडिटेरेनियन में अमेरिकन शिप्स और ये सब लग गई हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो ठीक ये है, कहना कि मोसाद बहुत भई उन्होंने कुछ चीज़ें की विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि 2-3 वॉर क्रिमिनल्स को पकड़ के ले आए थे और जो म्यूनिख के जो किलर्स थे उनको मार दिया था। बट ये कहना कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर रखते हैं और बड़ा ये है वो है, हुँ, कुछ नहीं। आई-5 के पार्ट होंगे वो बेसिकली इनडायरेक्टली, उनको लेते नहीं है वो, इनडायरेक्टली बिल्कुल, या लेकिन वो आई-5 का सूचना पूरा उनके पास जाता है। और हुँ, भाई ट्रम्प की बेटी तो उसने तो शादी की थी जैरेड कुशनर से, जो कि एक यहूदी जेरेड और कुशनर बिल्कुल, इजरायली वो है। तो जो जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो अब अपने आप को जूडो क्रिश्चियन वर्ल्ड कहता है, सिर्फ क्रिश्चियन वर्ल्ड नहीं हुँ, कहता। फाइन, मुसलमानों बिल्कुल को सही, भी ये सीखना पड़ेगा कि उनको अपने आप को जूडो क्रिश्चियन इस्लामो ट्रेडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फाइन, प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट है, फर्स्ट नहीं है। बिना मोसेस के मोहम्मद की हुँ, एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती। यू आर तो राइट, आप उस ट्रेडिशन को डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज दिस, अगर वो समझ जाएंगे, जो यूरोप समझ गया कि हम जूडो सही, क्रिश्चियन है, उसी का एक एक्सटेंशन हो जाएगा कि हम जूडो क्रिश्चियन अरब कह लें या जूडो क्रिश्चियन, बेसिकली वो जूडो क्रिश्चियन अरब ही कहेंगे कि हम नो उसी डाउट, ट्रेडिशन का ठीक, पार्ट ठीक, हैं। ठीक, बिल्कुल सही है, और सबसे बड़ी बात जो
एंड में डॉक्टर साहब ने की, और मुझे मतलब बड़ी ज़बरदस्त लगी कि यार एक्सेप्टेंस, मेरे ख़्याल में आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। करेक्ट। ज्यूस एक पूरा रिलीजन है, बल्कि कुरान जिसको मुसलमान मानते हैं, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, सब फॉलो करते हैं। उसके हवाले से बहुत सारा ज़िक्र है इसराइल या इज़राइल जिसको हम कहते हैं, इनके हवाले से काफ़ी दफ़ा इनके हवाले से बातें हुई हैं, और ये वाली बात भी यकीनन उनकी भी जो आसमानी किताबें 4 हैं, एक ज्यूस के पास भी है, क्रिश्चियन का भी है और एक उनके पास भी है, बाकी 2 और है जिसमें भाई वो कुरान है। आखिरी है ना, वो पहली नहीं है, जब यस, मैं पहली वही होगी कह रहा तभी हूँ। आखिरी होगी। एब्सोल्युटली बिना राइट, पहली आखिरी बिल्कुल कैसे हो जाएगा? तो आपको एग्री। जुड़ना चाहिए उनसे, ये मैं मामला वही ही कह सॉल्व रहा हो हूँ, जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, वो करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम कहें कि जी इज़राइल हमारे हम मेंबरों में जुम्मे के दिन अक्सर होते, या अल्लाह अमेरिका को तबाह व बर्बाद कर दे, या अल्लाह इज़राइल को तबाह व बर्बाद कर दे। बल्कि आजकल तो एक बड़ा जोक भी पाकिस्तान में वायरल है कि भई आप सामने जो है वो आगे वाली सफ़ों में लोग बैठे होते, वो आमीन, आमीन कर रहे होते, और पीछे जो हमारे यंगस्टर्स बैठे होते हैं, वो ये दुआएँ कर रहे होते कि यार हमें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, हमें यूरोप का वीज़ा मिल जाए, हमें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाए और वहाँ पे हम चले जाएँ। तो ये भी चीज़ हो रही है, और ये एक रियलिटी है, मतलब हम इसको बेशक जैसे भी लें, एज़ अ लाइटर नोट रखें या जो भी लें, सीरियस लें, तो ये एक हकीकत है। लेकिन खैर एनीवे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, स्पेशली हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड आपने बताया, बड़ा ज़बरदस्त, और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।